हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं सीयूईटी पीजी 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर को। जैसा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, कोर्स कोड जो कि हमारा COQP08 है, एमकॉम कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है उसे सॉल्व करना, तो कोई बात नहीं, आज मैं इसे वीडियो के थ्रू आपको सॉल्व करवाने वाला हूं और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बिना किसी देरी के हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज है हमारा पार्ट 1। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 25 के पेपर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं, तो 25-25 क्वेश्चन 3 पार्ट्स में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक हिट कर देना, साथ ही साथ दोस्तों तक पहुंचा देना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा सीयूईटी पीजी एमकॉम ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में, जिसे कि तुम ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है। कंप्लीट प्रिपरेशन इसके अंदर करवाई जाएगी। बैच स्टार्ट हो चुकी है और इसमें क्लासेस चल रही हैं। कोर्स के फीचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो, ये सारे फीचर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। वीडियो लेक्चर, कंप्रहेंसिव एंड क्यूरेटिव नोट्स, एडेप्टिव चैप्टर टेस्ट, पीवाईक्यूज, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज तुम्हें देखने को मिल जाएंगी, क्वेश्चन बैंक्स तुम्हें मिल जाएंगी, स्टडी प्लान्स मिल जाएगी, और साथ साथ तुम व्हाट्सएप पे डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो। और टेस्ट भी इसके अंदर कंप्लीटली प्रोवाइड किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब वो सारे फैसिलिटीज जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, उसको इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे सीयूईटी पीजी 26 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टोटली डिजाइंड है एमकॉम के लिए। तो जाके एग्जाम टाइम ऐप पे इस कोर्स को ज्वाइन करो। टीचर्स की बात की जाए तो ये 3 टीचर्स तुम्हें इस कोर्स के अंदर पढ़ा रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जाके ज्वाइन जल्दी से करो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे 2025 का, सीयूईटी पीजी 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मिस्टर ए इंश्योर हिज हाउस वर्थ ₹10 करोड़ विथ 2 इंश्योरर्स, वन फॉर 7.50 करोड़ एंड सेकेंड फॉर 7.50 करोड़। मतलब यहाँ पे 10 करोड़ की घर है, उन्होंने 2 इंश्योरेंस ले रखा है अलग अलग कंपनी से, 7.5 करोड़ के। The actual loss of house destroyed is ₹7 crores. Now, Mr. A can claim full loss of ₹7 crores either from HDFC or Bajaj, और proportionately 3.5 करोड़ from each of them। या तो इकट्ठे ले लो या तो दोनों से 3.5 करोड़ ले लो। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है, इंश्योरेंस का कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि 10 करोड़ की उनकी हाउस थी। अब इन्होंने 2 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहाँ पे 2 इंश्योरर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों कंपनी से इंश्योरेंस लिया है। कितने कितने का? 7.5 करोड़ का। अब उनका लॉस हो गया, मतलब आग की वजह से या कोई भी रीजन हो सकता है, तो 7 करोड़ का उनका नुकसान हुआ। तो अब उनके पास 2 ऑप्शंस है, या तो इकट्ठे किसी एक कंपनी से ले ले, या फिर आप चाहो तो प्रोपोर्शनेटली दोनों से 3.5 करोड़ आप ले सकते हो। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस का अप्लाई हो रहा है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। थोड़े से एक्सप्लेनेशन की ओर समझते हैं, मैं दिखाता हूं इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा तुम्हें। देखो यहाँ पे बस उसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इंश्योर हिज हाउस वर्थ ₹10 करोड़, 2 इंश्योरेंस है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है। व्हेन ए पर्सन टेक्स मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि इस केस में यहाँ पे एक घर है, मिस्टर ए ने 2 इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने अलग अलग इंश्योरेंस ले रखे हैं। देन इन केस ऑफ लॉस ही कैन नॉट रिकवर मोर देन दी एक्चुअल लॉस। अगर उनका 7 करोड़ का नुकसान हुआ है तो बस वो 7 करोड़ ही रिकवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि हमने तो 7.5 करोड़ का, 7.5 का ये ले रखा है, ठीक है, इंश्योरेंस। इफ मल्टीपल इंश्योरेंस आर इन्वॉल्व, ईच इंश्योरर विल कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेटली टू द क्लेम, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, देख सकते हो, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है? सम एश्योर्ड विथ दैट इंश्योरर
अपॉन में टोटल सम एश्योर्ड मल्टीप्लाइड बाय लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इंश्योर्ड कितना हो जाएगा, 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ आपने दोनों कंपनी से ले रखी है, तो 15 करोड़ का ये हो गया। एक्चुअल में आपका लॉस कितना हुआ, 7 करोड़ का। और अगर इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो 3.5 करोड़ पर ईच आता है। ठीक है, ही कैन नॉट क्लेम 7 करोड़ सेपरेटली फ्रॉम बोथ, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोपोर्शनेटली ही क्लेम कर सकते हैं। ये हमारा कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर है, समझ गए इस क्वेश्चन को, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। मैच लिस्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे मैं क्या करना है, मैच करना है। एक साइड तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं, दूसरे साइड अगर तुम देखोगे तो उसके डेफिनेशंस हैं। जैसे कि फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तीसरा कंपाइलर है, और यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमें क्या करना है, मैच करना है। अब पहला तुम देखो तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ये वो प्रोग्राम है जो कि एक इंटरफेस की तरह काम करता है, किसके बीच, एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में। तो ये क्या होना चाहिए बताओ, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो बी का 1 मैं ढूंढूंगा सबसे पहले, कहां कहां पे, तो बी का 1 ऑप्शन नंबर 4 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों कट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है, इट कंस्टिट्यूट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताओ क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ए का 2 हो गया। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। चलो 2 ही है इसका आंसर, ए का 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला। ऑपरेटिंग सिस्टम का बी का 1 हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा था कंपाइलर, कंपाइलर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं डेवलपर्स के द्वारा फॉर देयर यूज और टू यूज्ड बाय क्लाइंट्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स उसके अंदर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, इनटू मशीन कोड्स इसको कन्वर्ट किया जाता है। एक मिनट, इसमें मिस्टेक है, ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं करेक्शन। और अगर मैं जब ये पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड करूंगा ना, तो उसमें भी ये तुम खुद से करेक्ट कर लेना या फिर ध्यान में रखना। क्यों यहाँ पे गलत है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, कंपाइलर का काम नहीं होता है कि ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि डेवलपर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे, जो कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और इसे डेवलपर्स डेवलप करते हैं। या तो वो अपने यूज के लिए यूज करते हैं या फिर हमारे क्लाइंट्स जैसे कि आप और हम, कोई भी। अगर मैं तुम्हें जिस सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहा हूँ, जिस सॉफ्टवेयर से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये किसी डेवलपर के द्वारा डेवलप किया गया है। तो डी का यहाँ पे हमारा क्या आंसर होना चाहिए, थर्ड होगा। और कंपाइलर जो होता है ये क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। समझ गए, ये कंपाइलर का काम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं करेक्ट आंसर को। ए का 2 सही है, बी का 1 सही है, सी का 4 सही है और डी का 3। जरूर ध्यान से इसको करेक्ट कर लेना, ये आंसर नहीं होगा इसका। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स पैरेलल्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट ऑफ गुड बट अवॉइड पेइंग फॉर इट। इकोनॉमिक्स पैरेलल्स के टर्म्स में तुम्हें बताना है, इकोनॉमिक्स टर्म्स में, कि वो व्यक्ति है, अ पर्सन हु रिसीव द बेनिफिट ऑफ अ गुड्स, गुड्स का बेनिफिट तो लेगा लेकिन अवॉइड करेगा उसके लिए पे करने का, मतलब पे करना अवॉइड करता है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री राइडर। अब क्या होता है ये समझते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था तुम्हें ऊपर में बताया था। कंपाइलर क्या होता है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस हो गए, जावा हो गए, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाइनरी कोड्स होते हैं, ठीक है। बिना कंपाइलर के कंप्यूटर जो है ह्यूमन फ्रेंडली कोड्स को समझ ही नहीं सकता है। जो हम लोग कमांड देते हैं
या डेवलपर्स कमांड देते हैं, वो कमांड कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा अगर कंपाइलर होगा ही नहीं तो। ठीक है, देखो अगर बात करें फ्री राइडर की, किसकी अगर बात करें, फ्री राइडर की, ये पब्लिक गुड्स थ्योरी का आता है। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो तुम्हारे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलो और भी चीजें मैं यहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी देते चलूं कि किस यूनिट से तुम्हारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। अभी जो हमने सेकंड ये डिस्कस किया था, ये मैच लिस्ट जो हमने डिस्कस किया था, ये आपके था ऑफिस मैनेजमेंट का क्वेश्चन। इसका था ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में जो हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन है ना, उससे क्वेश्चन था। और जो हमारा पहला अभी हमने डिस्कस किया था वो तो इंश्योरेंस का क्वेश्चन था। देखो पब्लिक गुड्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला नॉन राइवलरी, सेकंड है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या आता है, वन पर्सन कंजप्शन डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट की अगर बात की जाए, अगर वो स्ट्रीट लाइट अगर मुझे लाइट दे रही है, अगर मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूं, तो क्या उस लाइट को मैं कंज्यूम कर रहा हूं? बिल्कुल कर रहा हूं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आने वाले व्यक्ति जो भी है उसको कम लाइट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जा रही है क्योंकि मैंने कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है। दूसरा नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स यूज। जैसे कि नेशनल डिफेंस, डिफेंस सिस्टम ऐसा चीज है हमारा, या हम अपने भारत के डिफेंस की बात करें, वॉर होता है किसी भी कंट्री से, अगर वॉर होता है तो ऐसा तो आप नहीं कहोगे कि हमारे यूज में नहीं आ रहा। तो ये होते पब्लिक गुड्स जो जनता के लिए बनी होती है। तो सिंस एक्सक्लूजन इज नॉट पॉसिबल, मेनी पीपल एंजॉय द बेनिफिट विदाउट पेइंग इट। ठीक है, आप इस्तेमाल तो कर रहे हो लेकिन आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हो, कॉल्ड फ्री राइडर्स। अब कहोगे कि सर हमारे यहाँ पे टैक्स लगते हैं, ठीक है वो जरूर ठीक है, अलग चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पब्लिक जो गुड्स होते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से ही बनते हैं। जैसे अगर और देखिए, अगर गवर्नमेंट जो है पार्क बनाती है, पार्क्स बनाते हैं, इवन दोज हु डू नॉट पे टैक्स मे एंजॉय इट, जो होता है ना ऐसा। चलो ठीक है, आप टैक्स पे कर रहे हो, हमारे फादर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारी फैमिली टैक्स पे कर रही, जरूरी नहीं है कि सब कोई टैक्स पे करे ही, लेकिन वो उसके बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं विदाउट पेइंग इट। तो इसको हम लोग नाम देते हैं फ्री राइडर। इन द केस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, वन पर्सन यूज डज नॉट स्टॉप अदर बट नो बडी पे सेपरेटली फॉर इट। तो आई होप तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फ्री राइडर होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिकली कंसेप्ट है हमारा ये। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज। ये क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इनमें से कौन सा इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शा रहा है, किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में और रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिलिप कर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखो कोशिश करो पहले खुद से आंसर करो, नहीं समझ आए तो देखो मैंने एक्सप्लेनेशन तुम्हारे लिए प्रॉपर तैयार रखा है, पूरी तरह से एकदम ए टू जेड डिटेल आंसर रखा है यहाँ पे। सबसे पहले बात करें फिलिप्स कर्व की, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ए डब्ल्यू फिलिप्स के द्वारा, कब? 1958 में, यूके बेस्ड। ये हमें क्या बताता है? ये एक शॉर्ट रन इनवर्स रिश्ता बताता है, किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में और रेट ऑफ वेज के बीच में, मतलब जो मनी वेज देते हैं हम लोग अपने वर्कर्स को। जैसे लॉजिक समझना, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हाई, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो सरप्लस में आपके लेबर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वेजेस को इंक्रीज करोगे स्लोली स्लोली। अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो है, ठीक है, तो डिमांड की वर्कर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और उस टाइम पे वेज क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ही नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पे अपने काम में लगा हुआ है, एम्प्लॉयड है। तो वर्कर्स के डिमांड बढ़ेंगे तो वेजेस भी ज्यादा लेने लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखना होगा कि कैसा रिश्ता बताता है हमें ये? इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, एक शॉर्ट रन ड्यूरेशन के लिए ही बताता है, ये चीज याद रख लेना, इनवर्स रिश्ता। समझ गए ना? जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो वेज बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है,
जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है तो वेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये क्या इनवर्स रिश्ते को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। बच्चों वाला क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन के तुम्हें फीचर्स बताने हैं। प्रोडक्ट हेट्रोजेनस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, द फर्म इज अ प्राइस मेकर, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर तो होते ही हैं, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, होमोजेनिटी होता है, हेट्रोजेनिटी नहीं होता है, और फर्म इज अ प्राइस टेकर होता है। तो राइट आंसर होगा बी एंड डी। इसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा, मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल there is no implied condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied, according to which rule it is the duty of buyer to see and satisfy whether the good purchased will be suitable for his purpose or not। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि जो हमारा सेल होता है उसके कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए, उसमें कोई भी एक ऐसा इंप्लाइड कंडीशन नहीं होता है क्वालिटी को लेकर या फिर फिटनेस को लेकर। तो हमें बताना किस रूल के अनुसार देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी बायर की बनती है। जब वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो देख ले कि क्या ये जो गुड है उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके पर्पस को फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उसका आंसर हम उसको बोलेंगे केविट एम्पटर। क्या होता है केविट एम्पटर, समझेंगे इसको। चलो, बात अगर की जाए केविट एम्पटर की, तो इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। मतलब बायर को खुद से बी अवेयर रहना है किसी भी चीज को लेते वक्त, उसको ध्यान रखना है कि क्या हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं। मतलब ओवरऑल कहूं तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा हूं, अगर मैं ये ईयरपॉड परचेज करने जा रहा हूं, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि क्या ये मेरे नीड को सेटिस्फाई करेगा। मैं इसका केयरफुल एग्जामिनेशन करूंगा, ये चीज सही है या नहीं है, ठीक है। तो buyer has duty to examine the goods carefully and ensure they are suitable for their intended purpose। आगे देखा जाए तो law does not protect careless buyer unless, ठीक है, यहां पे वर्ड समझना, केयरलेस बायर को प्रोटेक्ट नहीं करेगा अनलेस, कब तक, जब सेलर फ्रॉड कर दे या फिर सेलर अगर वारंटी दे रखा हो अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब तक जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगी। जैसे ही अगर ये कोई काम अगर सेलर आपके साथ फ्रॉड करता है तो लॉ उस टाइम आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर सेलर ने गारंटी दे रखा है तब भी लॉ आपके साथ रहेगी। लेकिन अगर आप केयरलेस हो, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अच्छे से प्रोडक्ट को एग्जामिन नहीं किया, तो उस टाइम पे लॉ आपके साथ नहीं रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू बाय शूज विदाउट आस्किंग दे आर वाटर प्रूफ, यू कांट लेटर कंप्लेन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की हो जाती है। तो इसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं केविट एम्पटर। आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। हमारे मार्केटिंग का क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हमने देखा था बिजनेस लॉ का कंसेप्ट। क्वेश्चन लेवल्स है यहाँ पे हमारे ऑगमेंटेड, बेसिक, एक्सपेक्टेड, पोटेंशियल। तो स्टार्ट कहां से करोगे, बेसिक से करोगे, बिल्कुल सही। बेसिक होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑगमेंटेड। जल्दी बताओ फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। अभी हम लोग 7 पे हैं और हमें हमारा आज का टारगेट है 25 क्वेश्चन। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो आंसर होगा हमारा BCAD। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोडक्ट से, समझते हैं प्रोडक्ट के लेवल को। देखो सबसे पहले होता है कोर बेनिफिट होता है, ये हमारा कंसेप्ट। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिख रखा है, ये कॉटलर का 5 लेवल जो हमारा होता है उससे ये कुछ क्वेश्चन निकल कर आया है। तो एग्जाम में अगर कॉटलर्स वर्ड आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपली समझना। या तुमसे अगर पूछा जाए कॉटलर के अनुसार 5 प्रोडक्ट के कौन से लेवल्स होते हैं, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यही पांचों होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमारा कोर बेनिफिट से शुरुआत होता है, बेसिक नीड जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि
कार के केस में देखा जाए तो मोबिलिटी। दूसरा बेसिक प्रोडक्ट कार का टेंजिबिलिटी, मतलब एक्चुअल में गाड़ी हमारा होना चाहिए। तीसरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे एक कार में हमारे पास एसी होनी चाहिए, वारंटी होनी चाहिए, गाड़ी में कम से कम सीट लगी होनी चाहिए। चौथे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की बात करें तो ऑगमेंटेड क्या होता है, वो एडिशनल सर्विस या वो एडिशनल फीचर जो कि हम लोग चाहते हैं कि हमें मिले, जैसे कि फ्री सर्विसिंग मिल जाए, इंश्योरेंस हमें गाड़ी खरीदते के साथ ही मिल जाए, तो दीज आर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, मतलब एडिशनल बेनिफिट हम लोग जो चाहते हैं। और पांचवा बात करें पोटेंशियल प्रोडक्ट की, तो पोटेंशियल उस प्रोडक्ट की वो क्षमता या फिर हम कह सकते हैं वो फ्यूचर में हमें पॉसिबिलिटीज मिल जाए, इनोवेशंस मिल जाए, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा यही होता है, सबसे शुरुआत होता है बेसिक से, फिर एक्सपेक्टेड जाते हैं, एक्सपेक्टेड के बाद ऑगमेंटेड की ओर जाते हैं, फिर फाइनली हम लोग पोटेंशियल प्रोडक्ट की ओर पहुंचते हैं। तो ये चीज याद रख लेना, कोटलर्स 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया, देख सकते हो यहाँ पे। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें मैच लिस्ट दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हारे इंश्योरेंस जैसे यूनिट से निकल कर आया है। यहाँ पे तुम्हारे लिस्ट 1 में टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के, और लिस्ट 2 में उसके मीनिंग दे रखे हैं, जैसे नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, इंडिमनिटी का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, गारंटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बताओ जरा, इसका आंसर मैच करो खुद से, देखो क्या होगा फटाफट से। पहला स्टेटमेंट है नॉमिनेशन के सामने जो दे रखा है, इट इन्वॉल्व्स 3 पार्टी, मेन डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ये किस में होता है, नॉमिनेशन में, इंडिमनिटी में, असाइनमेंट में या फिर गारंटी में। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी टू सम पर्सन। तीसरा है अपॉइंटिंग सम पर्सन टू रिसीव पॉलिसी बेनिफिट ओनली व्हेन द पॉलिसी हैज अ डेथ क्लेम। और लास्ट है इंश्योरर्स अंडरटेक टू मेक द गुड्स एक्चुअल लॉस सफर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जो कि हमारे पॉलिसी बेनिफिट्स को रिसीव करता है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, डेथ क्लेम जब करते हैं। तो बात करें इंडिमनिटी की, तो इंडिमनिटी का मतलब होता है यहाँ पे इंश्योरर जो है वो गारंटी लेता है एक्चुअल लॉस जो भी होना हो उसकी। असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट के अंदर हमें 3 पार्टीज देखने को मिलेंगे, मेन डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। और लास्ट गारंटी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट्स की ट्रांसफर करेंगे, टाइटल को ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी को किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। शायद मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, असाइनमेंट में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, राइट्स को ट्रांसफर करते हैं, असाइन करते हैं, और गारंटी में यहाँ पे 3 पार्टीज आती हैं। क्लियर है? चलो, एक्सप्लेनेशन चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शायद तुमने इसका आंसर देख लिया, कोई बात नहीं, कोशिश करना खुद से आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉर सेलेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड फॉर यूजिंग दोज गोल्स टू मेजर एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस। तुमने इसका आंसर तो देख ही लिया होगा, इसका आंसर है डगमार मॉडल। अब चलो बात कर लेते हैं, अगर देख लियो आंसर तो देखो, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। किन्होंने दिया था, रुसेल कॉली ने दिया था 1961 में। इसका क्या मेन फोकस होता है, इसमें सबसे पहले आप क्लियर गोल सेट करोगे, सेट क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर एडवर्टाइजिंग। आपके एडवर्टाइजिंग के लिए आपको एक क्लियर और मेजरेबल उद्देश्य सेट करना होगा, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे अगेंस्ट देम। 4 स्टेजेस होते हैं इसमें, अवेयरनेस, कंप्रहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन। ये बहुत जरूरी है, याद रखना कौन कौन से, अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन, ACCA करके याद रख लो, ACCA, अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन, कन्विक्शन और एक्शन। ठीक है, व्हेन AIDA इज अबाउट कंज्यूमर साइकोलॉजी, एडा मॉडल जो है जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। ठीक है, ये कंज्यूमर के साइकोलॉजी की बात करता है कि कैसे हमें कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करना है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है कि वो प्रोडक्ट परचेज कर ले। वहीं अगर बात करें डगमार की, तो डगमार फोकस करता है अबाउट द एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट, कि हमने जो गोल सेट करा था हम उस गोल को इवेल्युएट करेंगे अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना कि एडा मॉडल क्या करता है और डगमार मॉडल क्या करता है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, अब यहां पे तुम्हें
टाइम सीरीज के मेथड्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उसके मीनिंग दे रखे हैं। जैसे कि पहला है हम मेथड ऑफ सिंपल एवरेज, दूसरा है रेशियो टू ट्रेंड मेथड, तीसरा है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, चौथा है लिंक रिलेटिव मेथड। अब उसके सामने उसके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, जैसे कि इट इज इजीएस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ सीजनल इंडेक्स, दूसरा इट यूजेस अ ट्रेंड लाइन टू एडजस्ट फॉर लॉन्ग टर्म चेंजेस, तीसरा है इट इज ऑल्सो नोन एज द परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज मेथड, फोर्थ है इट कंपेयर्स डेटा पॉइंट टू एडजस्टेंट पीरियड्स टू कंप्यूट सीजनल इंडाइसेस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम सीरीज के मेथड्स को आपको इसके एक्चुअल मीनिंग से मैच करना है। तो सही आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जहां पे तुम देख पाओगे सिंपल एवरेज कहता है ये सबसे आसान मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग सीजनल इंडेक्स को ऑब्टेन कर पाते हैं। रेशियो टू ट्रेंड मेथड कहता है इसमें हम लोग ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कि हम लोग एडजस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए। रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड क्या है, इसको हम लोग परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज मेथड भी बोलते हैं। और लिंक रिलेटिव मेथड जो होता है ये वेरियस डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करता है टू एडजस्टेंट पीरियड, जिसके माध्यम से हम लोग सीजनल इंडाइसेस को कंपेयर कर पाते हैं और कैलकुलेट कर पाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। डिसबर्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिसबर्स कर रहे हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए। तो क्या होगा, बहुत आसान आंसर हो जाएगा सर इसका, डिसेंट्रलाइजेशन सॉरी या डेलीगेशन, जल्दी से बताओ। सेंट्रलाइजेशन तो होगा नहीं और डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो जल्दी से बताना है क्या डिसेंट्रलाइजेशन होगा या डेलीगेशन होगा। आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहूंगा। अभी हम लोग 12वें नंबर पे पहुंचे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं, डिपॉजिट्स दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। टैक्स का क्वेश्चन है हमारा और लिस्ट 2 में उसके सेक्शंस दे रखे हैं। डिडक्शन से बेसिकली क्वेश्चन आया है। इनकम टैक्स की बात हम लोग यहाँ करें तो हमें करना है मैच। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट किस में आ जाएगा, किस डिडक्शन किस सेक्शन के अंदर आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और रेंट फॉर पेड फॉर एकोमोडेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैच करते हैं। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट तो 80C में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन 80E में आएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है ये हमारा आ जाता है 80D में। और रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन आता है हमारा 80GG में। एक्सप्लेनेशन तो इसमें कुछ खास मिलेगा नहीं तुम्हें, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे प्रॉपरली याद ही करना होगा। थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं मैं तुम्हें। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो कि 86 के अंदर आता है, इसमें क्या आता है, डिपॉजिट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक के डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो 80E के अंदर वो आता है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट पे डिडक्शन मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 8 साल तक ले सकते हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन मिल जाता है। और अगर आपने कोई भी रेंट पे करा है अकोमोडेशन के लिए तो यहाँ पे डिडक्शन अलाउ होता है रेंट पेड के लिए जब HRA आपने ना लिया हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल 4Ps। प्रोडक्ट, प्राइस, पैकेजिंग सर नहीं आना चाहिए प्लीज। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। बच्चों वाला क्वेश्चन था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो अरेंज द फॉलोइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस इन दी ऑर्डर। तो इस पे भी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें बताना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में, बेसिकली HRM प्रोसेस के बारे में। हमारे एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस बताइए सबसे पहले क्या होता है। क्या हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, क्या हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं, सिलेक्शन होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैसा सीक्वेंस होता है तुम्हें बताना है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A,
सबसे पहले हम लोग करते हैं रिक्रूट में करने के बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग उस एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन उसका करवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फेमिलियर करवाते हैं, फिर लास्ट में जब वो काम करने लगता है तो उसके परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉरेन एक्सचेंज जो कि हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से आते हैं, किसमें आते हैं? करंट अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीओपी के अंदर दायरे में फॉल करते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बीओपी, बीओपी क्या है? ये एक कंप्रेहेंसिव रिकॉर्ड है उन सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का, चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, कैपिटल फ्लोज हो, रेमिटेंस हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो। उस पीरियड के दौरान अगर जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बीओपी में ही रिकॉर्ड होते हैं। इसके अंदर आपके करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन आते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या आएंगे सर? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स अगर आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हो, सर्विसेज में ट्रेड कर रहे हो या फिर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर आपके वो सारे इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे, लोन्स आ जाएंगे और कैपिटल ट्रांसफर आ जाएंगे। थर्ड अगर बात करें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की तो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सारे ही चीज आपके कहां पे आते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? ये बहुत ही एक नैरो कंसेप्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग गुड्स को लेते हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं और इंपोर्ट होते हैं। वहीं बीओपी की बात की जाए तो ये हॉलिस्टिक कंसेप्ट है, इसके अंदर सारे फ्लोज आ जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। Which type of the computer is large, powerful, and expensive? One that can support many user at a one time, store vast amount of data, and perform many tasks at the same time. तो यहाँ पे बताइए कौन से कंप्यूटर की बात हो रही है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है। ये भी क्वेश्चन आपके ऑफिस मैनेजमेंट से है। तो मैंने 2025 में ये नोटिस किया, ऑफिस मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे ही कंप्यूटर पोर्शन के थे। जैसे कि आने वाले समय में भी अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें चैट जीपीटी वाला भी एक क्वेश्चन मिलता है हमें, तो वो भी ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा हमारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफिस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम खुद से कर लोगे मुझे जहां तक लगता है। मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है। मैनेजमेंट के थ्योरीज और प्रिंसिपल यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं। लिस्ट 2 में उनके थिंकर्स का नाम दे रखा है। ठीक है, तो बहुत आसानी से कर लोगे, तो मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, खुद से इसको सॉल्व कर लेना। लो फिर से इंश्योरेंस का क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिस्टिंग्विश एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा प्रिंसिपल यहां पे एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से अलग बनाता है? ये बताना है हमें, बताइए जरा। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू। देखो, इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है रिक्वायर्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में, जैसे खुद का घर, कार, लाइफ ऑफ फैमिली मेंबर्स। जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता, जस्ट एक स्पेक्यूलेशन रहता है। तो इंश्योरेबल वाले में इंटरेस्ट होता है हमारा और उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये दोनों को डिफरेंस इसमें बना के हमें रखता है। फिर से मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। गोल सेटिंग जो है एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे प्लानिंग फंक्शन का। तो अब बताइए कि कैसे गोल को सेट किया जाता है? करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कीजिए। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या अपने अवेलेबल रिसोर्स को इवेल्युएट करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को रिव्यू करते हैं, या फिर रिजल्ट को रिव्यू करते हैं, या फिर डिटरमाइन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स एंड कम्युनिकेट देम? कहां से शुरुआत करोगे? शुरुआत करना चाहिए मुझे लगता है। राइट आंसर जो होगा उसका ऑप्शन नंबर बी से होगा। मतलब सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को देखोगे, मिशन आपने देख लिया, उसके बाद ये देखोगे कि आपके पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है। क्योंकि बिना रिसोर्स को देखे हुए अगर आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूं, शायद तुम्हें विजिबल नहीं था इतने देर से, आगे बढ़ जाते हो
तो आपको पता ही नहीं रहेगा आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं और आप कहीं भी चल रहे हो बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक प्रॉपर रोड मैप को, तो आपको दिक्कत आगे चल के होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को देखना है, उसके बाद रिसोर्सेज को इवेल्युएट करोगे। इतना करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल डिटरमाइन करना होगा और उसको अपने टीम को कम्युनिकेट करना होगा और फाइनली आप अपने रिजल्ट्स को रिव्यू करते हो। इसके बाद बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द टर्म यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को फुलफिल कर दिया, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया है, तो राइट हो जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, रेसिप्रोकल, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये, देख लो। एग्जीक्यूटेड की बात करें तो दोनों पार्टीज ने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया। एग्जीक्यूटरी की बात करें तो अभी भी परफॉर्मेंस पेंडिंग है, अभी परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। रेसिप्रोकल की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्लिगेशन की बात होगी। और क्वाजी की बात करें या क्वाजी की बात करें तो ये लॉ के द्वारा इंपोज होता है, ना कि कोई एग्रीमेंट होता है। अगर आपको कोई गिरा हुआ कोई भी चीज मिलता है तो यहाँ पे इंप्लाइड ऑटोमेटिकली होगा कि आपको उसको रिटर्न करना होगा, ऐसा नहीं आपको रखना है अपने पास। कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, आपको यहाँ पे अरेंज करना है वेरियस कॉस्ट कंसेप्ट को एक करेक्ट सीक्वेंस में, एक कॉस्ट सीट के हिसाब से। बताइए क्या आंसर होगा। वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो जो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CADB। सबसे पहले शुरुआत कहां से होता है, हमारा प्राइम कॉस्ट से होता है, उसके बाद हम लोग वर्क कॉस्ट पे जाते हैं, उसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन होता है, फिर फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटरमाइन होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, प्राइसिंग के टेक्निक्स दे रखे हैं, ठीक है, उसके मीनिंग्स दे रखे हैं, बताना है। मार्कअप प्राइसिंग, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग। बताइए जरा क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है, सेटिंग प्राइस बेस्ड ऑन द वैल्यू परसीव्ड बाय कंज्यूमर, क्या ये होगा मार्कअप। नहीं, मार्कअप होना चाहिए मेरे हिसाब से एड अ प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट मार्जिन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। परसीव्ड जो होगा, परसीव्ड की अगर बात की जाए तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात की जाए तो डिफरेंशियल प्राइसिंग में हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि कंपनी अलग अलग प्राइसेस चार्ज करती है सेम ऑफरिंग के लिए। ठीक है, और प्राइस स्कीमिंग की बात करें तो कंपनी क्या करती है, शुरुआती दौर में ज्यादा प्राइसेस सेट कर देती है सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम इग्नोरिंग साइन इज द लीस्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीडियन, इसको हम लोग बोलते हैं। इस पर डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, अब तुम्हें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। दो क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल यहां पे होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, ये करना है तुम्हें, और इसका जो करेक्ट आंसर है तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा कि इसका आंसर सही है या फिर गलत है। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, देखो सेशन अटेंड करने के बाद ही डाउनलोड करना, सो दैट तुम्हें एक प्रॉपर रिवीजन मिल पाए। और जो मैंने शुरुआती में तुम्हें करेक्शन बताया था आंसर में, वो करेक्ट कर लेना और इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आगे के 25 क्वेश्चन, टोटल मतलब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और थर्ड सेशन में हम अपने और एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारे टोटल 75 क्वेश्चन कवर हो जाए। आई होप तुम्हें सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। और बताना चाहूंगा लास्ट में, जो भी बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच में इंटरेस्टेड है वो जाइए, एग्जाम टाइम ऐप पे जाइए और इस बैच को ज्वाइन करिए,
सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल की हो पाए और कहीं ना कहीं आपको कोई भी परेशानी फेस ना करना पड़े। अगर आपकी कोई भी जानकारी होती है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मेरे से डाउट शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।